आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का कल होगा आगाज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एआई इम्पैक्ट एक्सपो का करेंगे इफ्तिताह। एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि भारत एक कामयाब उभरती हुई मईशत। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राहुल गांधी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा कि भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे पर राहुल गांधी फैला रहे हैं झूठ। भारत के किसान पूरी तरह से हैं महफूज। मगरबी बंगाल के वोटर लिस्ट से अब तक 6.5 लाख नाम हज़फ होने का इम्कान। 15 लाख वोटर के दस्तावेज की जांच अब भी ज़ेरे इल्तवा। 16 फरवरी 2026 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का इफ्तिताह करेंगे। और बांग्लादेश में 2 दिन बाद यानी कि 17 तारीख को तारिक रहमान वज़ीर आज़म का उठाएंगे हलफ। भारत समेत 13 ममालिक को हलफ बर्दारी तकरीब में किया गया है मदऊ। और आज हाई वोल्टेज मैच में भारत पाकिस्तान होंगे आमने सामने। कोलंबो में होगा दिलचस्प मुकाबला। मैच शुरू होने से कबल स्टेडियम में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। मुल्क भर में टीम इंडिया की जीत के लिए खुसूसी पूजा। और अब खबरें तफसील से। 16 फरवरी 2026 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का इफ्तिताह करेंगे। 16 से 20 फरवरी तक मुनक़िद होने वाला ये प्रोग्राम एआई को आम जिंदगी से जोड़ने के लिए एक कौमी प्लेटफॉर्म होगा। 70,000 मुरब्बा मीटर पर फैली इस एक्सपो में 300 से ज़्यादा पवेलियन, 600 से ज़्यादा स्टार्टअप्स और 13 ममालिक की शिरकत होगी। पीपल्स, प्लैनेट और प्रोग्रेस के मौजू पर मबनी ये तकरीब मसनूई ज़हानत के हकीकी और अवामी मफाद के इस्तेमाल को जाहिर करेगी। 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की हाजिरी के साथ ही ये तकरीब आलमी एआई ताउन और इख्तरा को एक नई सिमत देगी। एक्सपो के दौरान 500 से ज़्यादा इजलास मुनक़िद होंगे, जिसमें 3,250 से ज़्यादा साहिब बसीरियत मुकर्ररीन और पैनलिस्ट शिरकत करेंगे। और इस प्रोग्राम का मकसद आलमी एआई माहौलियाती निज़ाम में शराकत दारी के नए मौक़ों को फ़रोग़ देना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा है कि भारत एक बहुत कामयाब उभरती हुई मईशत है जिसका आलमी मामलात पर बड़ा असर है और ये एआई सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए सही जगह है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले गुटरेस ने जोर दिया कि मसनूई ज़हानत से न सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक बल्कि पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इस सरबराही इजलास के इनेकाद के लिए भारत को मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत अहम है कि एआई हर जगह सबके फ़ायदे के लिए तरक्की करे और ग्लोबल साउथ के ममालिक एआई के फ़वाइद में शरीक हों। 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाला ये आला सतही प्रोग्राम ग्लोबल साउथ में मुनक़िद होने वाला पहला एआई सरबराही इजलास होगा और ये पीपल्स, प्लैनेट और प्रोग्रेस यानी कि लोक, सैयारा और तरक्की के 3 रहनुमा उसूलों पर मबनी है। 45 से ज़ायद ममालिक के मंदुबीन इसमें शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस और उसके रहनुमा राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने और अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की तिजारती मुआहदों के बारे में झूठ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। मुल्क के पहले मरकजी बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर मबनी अवामी तकसीम के निज़ाम PDS का आगाज़ करने के बाद गांधीनगर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत ने हर मुआहदे में किसानों के मफादात के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया है। कांग्रेस सरकार और कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करता है। मुझे तो हंसी आती है, इस देश की पार्लियामेंट में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं।
मैं आज इस मंच से देश के किसानों को कहने आया हूं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए एफटीए और अमेरिकन ट्रेड डील, ये दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जर्मन में मुनक़िद होने वाले म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान पहली बार भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के दरमियान कसीर जहती बातचीत हुई और इस मुलाकात में इस्लाही कसीर जहती पर तबादला ख्याल किया गया। भारत की जानिब से वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। म्यूनिख में जर्मन वज़ीर ख़ारजा जोहान वेटफुल के साथ एक पैनल बहस में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूरोप, ख़ास तौर पर जर्मनी के साथ भारत के ताल्लुकात की पूरी सलाहियत का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि चांसलर मर्ज के दौराए भारत और भारत यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ने ताल्लुकात को एक नई सिमत दी है। When we looked at all the big polls, I think the one which was most under-realized was our relationship with Europe. And within Europe, in fact, in many ways, our relationship with Germany. If I were to say what has changed in the recent past, we've had really two big back-to-back events in India. The visit of Chancellor Merz. I think it was his first visit to Asia. Then the India-Europe FTA, which President von der Leyen described as the mother of all deals. So I think the two of them actually are creating a new landscape between us. We need India and Europe and India and Germany to work to build that level of comfort, which I think is eminently feasible. वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी निज़ाम अब भी मौजूद है, भले ही वो नामुकम्मल और गैर मुनज़्ज़म है। उन्होंने बताया कि कोविड-19, यूक्रेन तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ब्रेग्जिट जैसी पेशरफ्त ने तब्दीली की रफ्तार को तेज़ कर दिया है। अमेरिकी पॉलिसी में तब्दीली और चीन के उरूज के आलमी असरात भी मुरतब हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस सब का मजमूई असर नज़र आ रहा है और दुनिया एक कसीर क़ुतबी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है। We've had an order, we still have an order. It's messy, it's imperfect, it has a lot of room for betterment, but it's still there, you know. We've seen that change happening. I mean, at one level, some parts of it have been very gradual and progressive, but the last 5 years, there have been a series of shocks which have accelerated that. I think COVID was a shock, the conflict in Ukraine was a shock, what's happening in the Middle East was a shock. So, even in Europe, some years ago, Brexit was a shock. Now the change in the stance of the United States, I think, as the most powerful country, and the rise of China and the impact that it's had on international systems and practices. I think all of this, it's like it's building, and suddenly the cumulative impact of that is hitting us all. I would say, its world is heading towards greater multipolarity. भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने असदुद्दीन ओवैसी के वंदे मातरम से मुतालिक मुतनाज़ा बयान पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि चाहे कौमी तराना जनगण मन हो या कौमी गीत वंदे मातरम हिंदुस्तान के 140 करोड़ शहरियों के लिए यकसा तौर पर काबिल एहतराम है। उन्होंने तमाम हमवतनों पर जोर दिया है कि वो दोनों को एहतराम के साथ गाएं, क्योंकि इससे जहन में खुशी आएगी और कौमी इत्तेहाद के जज्बे को तक़वियत मिलेगी। ओवैसी साहब, आपकी ये षड्यंत्रों वाली दाल यहां गलने वाली नहीं है। हर भारतवासी को अपने राष्ट्रगीत, क्रांतिकारियों की ध्वनि, वंदे मातरम और भारत की राष्ट्रगान जनगण मन पर एक आदर का, विशिष्ट आदर का भाव है। ओवैसी साहब, आपको दोनों ही गाने चाहिए। पूरा भारत उसे गा रहा है।
और भारतीय उसे गाते हुए गौरवंत महसूस करता है। इससे घृणा अपराध है। तरुण चुग ने कांग्रेस पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आसाम की तरक्की कांग्रेस को बेचैन करती है क्योंकि उसकी सियासत जमूत पर मबनी है, जबकि बीजेपी हुकूमत ने पुल, रेल, तकनीक और सेहत की सहूलियात की तौसीह जैसे ठोस इक़दाम करके रियासत को नई सिमत देने का काम किया है। कांग्रेस की षड्यंत्रकारी नीतियों ने पूर्वोत्तर को असुरक्षा और अलगाव की भावना से धकेलने का अपराध किया है। आज वही असम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस को असम का तेज विकास इसलिए असहज महसूस हो रहा है क्योंकि उनकी राजनीति ठहराव पर, भ्रष्टाचार पर, षड्यंत्रों पर टिकी थी। भाजपा ने पुल, ट्रेन, टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सुविधाओं का एक पूरा जाल असम व पूर्व उत्तर में बिछाया है। कांग्रेस ने केवल समस्याएं, षड्यंत्र और षड्यंत्र यही छोड़ा था। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस डीएमके इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए तमिलनाडु में इत्तेहाद बना रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहाद का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंतखाबी फ़ायदा हासिल करना है, रियासत के अवाम के हकीकी मसाइल को हल करना नहीं है। कांग्रेस बोलती है कि तमिलनाडु सरकार में हमें पावर शेयरिंग चाहिए, डीएमके बोलती है कि पावर शेयरिंग नहीं मिलेगा। जनता की चिंता नहीं है, इनको केवल सत्ता की चिंता है। सत्ता में हमारा शेयर क्या हो इसकी चिंता है और इसीलिए ये पूरा कंफ्यूजन है। एक तरफ एनडीए अलायंस लगातार बढ़ता जा रहा है, ये मजबूत अलायंस है मिशन के साथ तमिलनाडु के लिए क्या करना है, और दूसरा है कांग्रेस डीएमके अलायंस, ये मजबूर अलायंस है, इसमें मिशन नहीं, केवल अपने अपने पोजीशन की चिंता है। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट से नामों को हज़फ किए जाने की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शनिचर को होने वाली समाअत के बाद अब तक 6.5 लाख नामों को हज़फ किए जाने का इम्कान है। हफ्ते की शाम तक के अददुशुमार बताते हैं कि वोटर लिस्ट में एक बड़ा घपला दुरुस्त किया जा रहा है। समाअत के बाद अब तक 1,63,000 वोटर्स को नाअहल करार दिया जा चुका है और नोटिस मिलने के बावजूद 4,98,000 वोटर्स समाअत पर नहीं पहुंचे, जबकि 15 लाख वोटर्स की दस्तावेजात की तस्दीक अभी भी बाकी है और 50 लाख वोटरों के कागजात की दोबारा तस्दीक की जा रही है। और इसके साथ ही 42,501 लोगों ने नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 जमा कराया है। भारतीय रेलवे की तारीख में वंदे भारत रफ्तार, आराम और टेक्नोलॉजी का मजहर बन गया है। नई दिल्ली वाराणसी से शुरू होने वाला ये सफ़र अब मुल्क के कोने कोने में फैल चुका है और अब चेयर कार से स्लीपर तक का सफ़र भारतीय रेलवे को एक नई सिमत दे रहा है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय रेलवे की रफ्तार बदलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ने 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के रास्ते अपना सफर शुरू किया था। 6 सालों में तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। मुल्क में अब तक 164 वंदे भारत ट्रेन खिदमात शुरू की गई हैं। हवाई जहाज की मानिंद आरामदेह, जदीद डिजाइन और मुख्तसर सफरी वक्त ने इसे मुसाफिरों की पहली पसंद बना दिया है। वंदे भारत में गति भी है, वंदे भारत में आधुनिकता भी है और वंदे भारत में आत्मनिर्भर भारत का गर्व भी है। इस जदीदकारी का अगला बड़ा कदम वंदे भारत स्लीपर है, जो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड स्लीपर ट्रेन है। 17 जनवरी 2026 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के मालदा टाउन स्टेशन से मुल्क की पहली वंदे भारत स्लीपर को झंडी दिखाकर रवाना किया था। हावड़ा मालदा होकर कामाख्या रूट पर चलने वाली इस ट्रेन ने बंगाल और शुमाल मशरकी भारत के दरमियान तवील फासले के सफर को तेजतर, महफूज और ज्यादा आरामदेह बना दिया है। लंबी दूरी के सफर के लिए तैयार इस स्लीपर वेरिएंट में शोर से पाक एल्यूमिनियम कोच, हाई कंफर्ट बर्थ, स्मार्ट एलईडी लाइटिंग, सेंसर वाले दरवाजे और भारतीय रेलवे का कवच सिक्योरिटी सिस्टम शामिल है।
जदीद सहूलियात के साथ ये स्लीपर मॉडल मुस्तकबिल में कई प्रीमियम रास्तों पर राजधानी जैसी खिदमत का एक मजबूत मुतबादिल बन सकता है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। चेयर कार के मॉडल से लेकर स्लीपर वेरिएंट्स तक वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे की हाईटेक तब्दीली की पहचान बन गई हैं। 2019 में पहली ट्रेन से शुरू होने वाला ये सफर अब पूरे मुल्क में रफ्तार, हिफाजत और जदीदियत का एक नया बाब लिख रहा है। आने वाले महीनों में वंदे भारत स्लीपर के कई नए रूट्स शुरू किए जाएंगे। इन ट्रेनों से भारत की पटरियां पहले से ज्यादा स्मार्ट और तेज नजर आएंगी। वंदे भारत भारतीय रेलवे के अध्याय में आधुनिकता और रफ्तार को नई दिशा दे रही है। ये ट्रेन यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित सफर का अनुभव दे रही है। साथ ही ये कहा जा सकता है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और तकनीक में महारत हासिल करने वाली ट्रेनें भारतीय रेलवे की नई भविष्य की इबादत लिख रही हैं। कैमरा पर्सन विनय के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। महाशिवरात्रि का त्यौहार आज मुल्क भर के शिव मंदिरों में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के नारे हर तरफ गूंज रहे हैं और इस सिलसिले में भुवनेश्वर के भगवान लिंगराज मंदिर में एक खुसूसी महाशिवरात्रि पूजा की गई और दर्शन के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पहुंच रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ मंदिर के दरवाजे खोलने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे कैलाश के बाबा केदारनाथ मंदिर के दरवाजे तमाम रसूमात और रिवायात के बाद गर्मियों के मौसम के लिए आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे और इससे पहले 18 अप्रैल को केदारनाथ के मुहाफिज भूकुंड भैरव की पूजा की जाएगी। 19 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के त्यौहार पालकी सरमाई नशिस्त से केदारनाथ धाम के लिए रवाना होगी। दरवाजे 22 अप्रैल की सुबह 8 बजे खुलेंगे और बाबा केदारनाथ की पूजा अगले 6 महीनों के लिए जारी रहेगी। मंदिर कमेटी ने केदारनाथ, मद महेश्वर और ओकारेश्वर मंदिरों के चीफ पुजारियों को भी जिम्मेदारियां सौंपी हैं और इस बार एमटी गंगाधर लिंग केदारनाथ के पुरोहित होंगे, जबकि शिव शंकर लिंग मद महेश्वर में पूजा करेंगे। शिवलिंग को ओमकारेश्वर मंदिर में चीफ पुजारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि बागेश लिंग इजाफी पुजारी होंगे। गैर मुल्की खबरों की बात करें तो 13वें पार्लिमानी इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की 2/3 अक्सरियत से कामयाबी के बाद बांग्लादेश में नई हुकूमत की तश्कील का अमल तेज हो गया है और बताया जाता है कि तारिक रहमान 17 फरवरी को बांग्लादेश के नए वजीर आज़म के तौर पर हलफ उठाएंगे। इत्तलात के मुताबिक तारिक रहमान की हलफ बर्दारी की तकरीब बांग्लादेश पार्लियामेंट हाउस के साउथ प्लाजा में मुतवक्के है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन तारिक रहमान को ओहदे का हलफ दिलाएंगे। इत्तलात के मुताबिक तकरीब हलफ बर्दारी के लिए भारत, चीन और पाकिस्तान समेत 13 ममालिक के सरबराहाने हुकूमत को मदऊ किया गया है और बताया जाता है कि नई काबीना मंगल को तश्कील दी जाएगी। दरअसल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सदर तारिक रहमान ने कौमी इत्तेहाद का मुतालबा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी भारी अक्सरियत से इंतखाबात में कामयाबी के बाद इक़्तिदार संभालने की तैयारी कर रही है। उन्होंने तस्लीम किया है कि मुल्क को एक नाजुक मईशत का सामना है और ये कि साबिक आमिराना हुकूमत के हाथों कमज़ोर इदारों को पीछे छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा है कि नई हुकूमत की अवलीन तरजीह अमन व अमान की बहाली होगी और किसी भी किस्म का इंतशार हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात करते हैं खेल की और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मुकाबले की, जहां T20 वर्ल्ड कप में आज रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे और दोनों ही टीमें शाम 7 बजे कोलंबो के R प्रेमदासा स्टेडियम में मद मुकाबिल होंगी। टॉस शाम 6:30 बजे होगा और ग्रुप ए के इस अहम मैच में भारत की क़यादत सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की क़यादत सलमान अली आगा कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान दोनों ने अब तक 2-2 मैच जीते हैं और नाकाबिले शिकस्त रहे हैं। भारत 2007 और 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। टीम ने अपना पहला खिताब पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त देकर जीता था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान 2009 का चैंपियन है। पाकिस्तान की टीम 2007 और 2022 में रनर अप रह चुकी है। भले ही आज के इस मैच से बराह रास्त अहलियत का तयन ना हो, लेकिन
इज्जत, जज्बा और तारीख यकीनी तौर पर दांव पर होगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत को हमेशा से ही बढ़तरी हासिल रही है। भारत ने पाकिस्तान पर 7-1 की बढ़तरी हासिल की हुई है। भारतीय टीम की बैटिंग मजबूत नजर आ रही है और मजमूई तौर पर क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला एक बार फिर होने जा रहा है, और जहां सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि वकार की जंग भी होगी। हालांकि आज कोलंबो में बारिश का इम्कान है, जिससे हालात मुश्किल हो सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट राइवलरी की वापसी हो रही है। कोलंबो में अब से कुछ ही देर में T20 वर्ल्ड कप के ब्लॉकबस्टर मैच में पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। दुनिया भर से क्रिकेट शायकीन कोलंबो पहुंच गए हैं। हमारे नामनिगार नारायण सिंह ने ये रिपोर्ट बता रही है कि इस मैच के हवाले से कोलंबो में जोशो खरोश कैसा है। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले के लिए न केवल क्रिकेटर्स ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, बल्कि क्रिकेट फैंस भी इसके लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं। हर एक फैन एक अलग तरीके से इस गेम को विशेष बनाना चाहता है और गेम के प्रति अपने प्रेम को दिखाना चाहता है। क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन गई है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाला है और कोलंबो में जोशो खरोश अपने उरूज पर है। दुनिया भर से क्रिकेट शायकीन इस हाई वोल्टेज मुकाबले को देखने के लिए पहुंचे हैं। क्रिकेट के शायकीन ने श्रीलंका के इस स्टेडियम को अपनी टीम के रंग, जुनून, जज्बे और जोशो खरोश से रंग दिया है। इस दौरान तिरंगी दाढ़ी में ये सुपर फैन सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर रहा है। मैं कितना एक्साइटेड हूँ तो मैं ये बयान नहीं कर सकता, है ना। मैं अगर आप सोचो कि मेरा मैच मैंने 2 दिन पहले टिकट बुक करी है क्योंकि पाकिस्तान ने लेट कर दिया, मेरे जैसे इंसान को महंगे महंगे टिकट लेके आने पड़ रहे हैं, तो मैं उस एक्साइटमेंट के लिए आया हूँ जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। वो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का एक्साइटमेंट। मैं पिछले मैच में भी गया था जो इंडिया पाकिस्तान का न्यूयॉर्क में था, तो वो मैच मैंने देखा था और उस मैच में इंडिया 120 पे आउट हो गया। मुझे लगा कि यार मैं अपने इंडिया में जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, सब लोग बोलेंगे इंडिया पाकिस्तान तो न्यूयॉर्क देखने गया था, फिर लेकिन वो मैच जीते। तो इंडिया के पास ना वो टीम है, ये टीम में मैं टीम हिसाब से चलते हैं और डेफिनेटली हम वो मैच जीतने वाले हैं। भारतीय फौज के मेंबर भी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं। नारे लगाते, ढोल बजाते इस मुकाबले को कार्निवल जैसा महसूस करा रहे हैं। ताहम इस बड़े मैच के इर्द गिर्द सबसे बड़ी तशवीश मौसम है। इतवार को कोलंबो में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है, ताहम शायकीन मुस्बत हैं। अगर बारिश पड़ जाती है एटलीस्ट उनकी फैन को खुश होने के लिए कुछ तो मिला, क्योंकि बारिश पड़ जाएगी तो वो लोग खुश हो जाएंगे, हम लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड होंगे। बट रेन के चांसेस 60% है। आई थिंक मैच होगा, हो सकता है 20 की जगह 15 ओवर का हो जाए, लेकिन मैच जरूर होगा। सबकी नजरें अब कोलंबो पर हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान अपनी क्रिकेट राइवलरी में एक नया बाब लिखने के लिए तैयार है। उम्मीद की जा रही है कि ये मैच क्रिकेट शायकीन के लिए एक सनसनीखेज मुकाबला साबित होगा। ये क्रिकेट फैंस का प्रेम ही है जो खेल को इतना महान बनाता है। ये फैंस दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हैं कई मुश्किलों का सामना करते हुए, और यह दर्शाता है कि क्रिकेट का खेल कितना महान है जो कि फैंस को दुनिया के अलग अलग हिस्सों से खींच के लेके आता है। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश दुबे के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज, कोलंबो। भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इंतहाई अहम मैच पर बारिश के बादल छाए हुए हैं। मौसम की ताज़ा तरीन पेशगोई के मुताबिक बारिश का 70% इम्कान है, जिससे शायकीन और दोनों ही टीमों में तशवीश बढ़ गई है। इब्तदाई औकात में आसमान में बादल छाए रहने का इम्कान है, जबकि उमस और हल्की से मुतदल हवाएं भी मैच के माहौल को मुतासिर कर सकती हैं। अगर बारिश ने मैच में खलल डाला तो सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। ज़ाब्ते के मुताबिक नतीजे के तयन के लिए दोनों ही टीमों को कम से कम 5 ओवर खेलना होगा, और अगर इतना खेल हो जाता है तो डकवर्थ लुइस तरीके का इस्तेमाल करते हुए नतीजे का फैसला किया जा सकता है। ताहम बार बार बारिश की सूरत में ओवर की तादाद कम की जा सकती है, जिससे हिकमत अमली पर खासा असर पड़ सकता है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज खेले गए पहले मैच में वेस्टइंडीज ने नेपाल को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेपाल ने वेस्टइंडीज को जीत के लिए 134 रन का हदफ दिया। जवाब में वेस्टइंडीज ने हदफ को 15.2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया, और इससे कबल नेपाल ने मुकर्ररा 20 ओवर में 8 विकेटों पर 133 रन बनाए। इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।